प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास जो रहेगी प्यारे बच्चों, ये हमारे यूपीपीए, यूपीएसआई और भी जैसे एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। कहने का मतलब है वो, और ये तो जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको लेखक बताए हैं उनके जो है जन्म स्थान और उनके पिता के नाम और जो है उनसे संबंधित जितने भी उनके उपनाम या उपाधियां हैं वो सारी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। याद रहे, हिंदी में लेखक और रचनाओं का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बच्चा इसमें अच्छा खासा एजुकेटेड बच्चा धराशायी हो जाता है। तो आइए आपके एक दो प्रश्न मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। देखिए, पर राइटर में जो है आपको लगभग 5 रचनाएं मिलेंगी और जो इंपॉर्टेंट होंगी उनकी ज़्यादा रचनाएं आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं, प्लस उनके उपनाम वगैरह। तो सारे इंपॉर्टेंट राइटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको दूसरी क्लास भविष्य में लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनको काव्य सेनानी और जो है स्वतंत्र कोकिला के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका प्रयागराज है। वहीं इनके पिता जो है प्यारे बच्चों वो रामनाथ है। आगे देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको तो इनकी जो 5 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे सबसे पहली बात करूं तो झांसी की रानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, स्वदेश के प्रति जो है प्रेम, ठीक है, त्रिधारा ये भी इनकी रचना है, बिखरे मोती, वीरों का बसंत। तो ये सारी रचनाएं जो हैं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। देखिए, यहाँ पर स्वदेश के प्रति प्रेम है। क्या है? स्वदेश के प्रति प्रेम। ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा, वीरों का बसंत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को समझा। अगले राइटर की अगर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका जन्म स्थान प्यारे रायबरेली है। पिता इनके राजा अशरफ थे। देखिए, अगर बात करें रचनाओं की तो पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी और कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, वहीं अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम और जो है चित्रावत, ये प्यारे बच्चों आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। ठीक है, आगे आइए। देखिए, अगले राइटर की बात करूं अगर तो मुंशी प्रेमचंद। कौन से? तो मुंशी प्रेमचंद। सही है, यहाँ आप चाहो तो मुंशी लगा लेना, वरना प्रेमचंद से ही आप समझ जाओगे। मुंशी प्रेमचंद। जन्म स्थान क्या है? वाराणसी है और पिता इनके अजायब राय हैं। ठीक है, कौन है पिता? तो इनके अजायब राय हैं। आगे समझिएगा इनकी रचनाएं। देखिए, गोदान है, निर्मला है, कफन है, सेवा सदन है और कर्मभूमि, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीट होती हैं बार बार। क्या? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन और कर्मभूमि। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की अगर बात करूं तो इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है प्यारे बच्चों। पिता इनके माननीय गोविंद सहाय जी हैं। ठीक है, अब आगे अगर इनकी रचनाएं देखेंगे आप तो देखिए, सांद गीत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है। ठीक है, दीप शिखा है, अतीत के चलचित्र हैं, सही है, निहार है और जो है यामा, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। एक बात याद रखना, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी से संबंधित, वो सारे पुरस्कारों से संबंधित मतलब जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको पुरस्कार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई पुरस्कार आपको नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले राइटर की तरफ बढ़ते हैं। अगले राइटर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो देखिए जन्म स्थान प्यारे बच्चों इनका बंगाल है। पिता इनके पंडित राम सहाय हैं। सही है, देखिए अगर रचनाओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता इनकी रचना, और ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अनामिका निराला जी की ही रचना है, परिमल निराला जी की ही रचना है। तुलसीदास तो अलग राइटर हैं, गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन रचना की अगर बात करूं तो वो निराला जी की ही रचना है, तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। आगे आइए बात करते हैं। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु युग के कर्ता धर्ता हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है प्यारे बच्चों। इनका जन्म स्थान काशी है। पिता इनके मिस्टर गोपाल चंद्र हैं। ठीक है, देखिए रचनाओं की अगर बात करें तो भारत दुर्दशा, ठीक है, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद और आपका साहित्य हरिश्चंद्र, ये जो है इनकी रचनाएं हैं।
ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए, अगले बात करेंगे हम माननीय रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है। ठीक है, कौन सा जिला प्यारे बच्चों? तो कहोगे बस्ती जिला। ठीक है, पिता इनके चंद्रबली जी हैं। अगर बात करूं इनकी रचनाओं की तो देखिए रश्मि मानसा, ग्रंथावली, त्रिवेणी, आनंद कादम्बिनी, जायसी। देखिए आनंद कादम्बिनी कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। जैसे रश्मि मानसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, चलिए अगले राइटर आ जाइए प्यारे बच्चों। देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म काशी में हुआ है। पिताजी का नाम इनके माननीय देवी प्रसाद था। अब इनकी रचनाएं देखिए, तितली और कंगाल, ठीक है, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चित्राधार, कामायनी। ठीक है, बाकी रचनाएं यहां पर समझ लीजिए। देखिए छायावाद है, चित्राधार है, ये तो बता ही दिए मैंने, कानन कुसुम, आंसू है, लहर है। आंसू और लहर भी इनकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं, मतलब टोटल रचनाएं जो है आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टोटल रचनाएं जो है प्यारे बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी? तो जयशंकर प्रसाद की, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात अगर मैं करूं तो रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। कौन आते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये बिहार में हुआ था। कहाँ? तो मुंगेर में। सही है, पिता का नाम इनके मिस्टर रवि सिंह है। वहीं अगर रचनाओं की बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी रचना है। रेती के फूल, रश्मि रथी, और जो है आपका बरदौली विजय संदेश, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी तो हैं ही इंपॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर अपने आप में एक बहुत हाई लेवल के कवि थे। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं। देखिए सुमित्रा नंदन पंत। देखिएगा हिंदी के सुकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहोगे सुमित्रा नंद पंत को जाना जाता है। जिन्हें प्रकृति के सुकुमार के कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके दोनों उपनाम याद रखना प्यारे बच्चों। कौन सा? तो एक तो हिंदी के सुकुमार और दूसरा प्रकृति के सुकुमार। ठीक है, किसको? तो सुमित्रा नंद पंत को कहते हैं। जन्म स्थान प्यारे बच्चों इनका कौसनी है। पिता इनके जो है वो गंगा दत्त जी हैं। अब देखिए अगर बात करूं तो कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, प्रकृति का सुकुमार, युगांत और लोकायतन, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। चलिए आगे देखिए, बात करेंगे तुलसीदास जी आ जाते हैं प्यारे बच्चों। कौन आ जाते हैं? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है कासगंज एटा में हुआ है। वहीं इनके पिता जो थे वो आत्माराम दुबे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं की, तो देखिए विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, और यहाँ पर कवितावली होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। सही है, देखिए रामचरितमानस, इनकी बहुत जो रचनाएं बची हुई हैं प्यारे बच्चों मैंने यहाँ लिख दी हैं। रामचरितमानस है, रामलला नेछू है। ठीक है, और वैराग्य संदीपनी है, बरवय रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, तो वो तो ऊपर हो गई। रामाज्ञा प्रश्न है, कवितावली मैंने बताई थी, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोनों अलग अलग। एक रचना इनकी प्यारे बच्चों और है रामायण। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। रामायण भी जो है किसकी रचना है? तो वो आप कहोगे तुलसीदास की रचना है। ये दूसरी रामायण है, वो वाली नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाओ। देखिए मैथिली शरण गुप्त नेक्स्ट राइटर है प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जो है बहुत ही अच्छे लेखक हैं। और अगर इनकी बात करूं तो जन्म स्थान इनका झांसी चिरगांव है। ठीक है, और पिता इनके रामचरण जी थे। ठीक है, अब इनकी रचनाओं देखिए, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे आ जाओ तो देखिए नहुस है, जय भारत है, डिडिम्बा। ठीक है, डिडिम्बा कई बार पूछी गई है, विष्णु प्रिया, और आपका रत्नावली। सही है, रत्नावली। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हो गई। आगे देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले हमारे कौन से? तो हरिवंश राय बच्चन। कौन से बच्चन? तो हरिवंश राय बच्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात करूं तो जन्म स्थान इनका प्रयागराज है। पिता इनके प्रताप नारायण जी हैं। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। जानते हो आप क्या भूलूं क्या याद करूं कितनी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। एकांत संगीत, फिर देखिए तेरा हार, मधुशाला,
मधुबाला, मधु कलश। तो मधु कलश, मधुबाला मैंने ऊपर लिख दिया है। मधु से अगर रचनाएं स्टार्ट होती हैं तो आप इनकी लगा सकते हो। किनकी? तो बच्चन साहब की। हरिवंश राय बच्चन के बेटे का क्या नाम है? तो आप कहोगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात करेंगे सूरदास जी की। किसकी? तो सूरदास जी की बात करेंगे प्यारे बच्चों। जन्म स्थान सिही रुनकता ग्राम है, वहीं पिता इनके रामदास हैं। ठीक है, देखिए रचनाओं की सूर सागर हैं, सूर पच्चीसी हैं, सूर सारावली हैं, साहित्य लहरी हैं और आपका गोवर्धन लीला है। तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सूरदास भी बहुत अच्छे राइटर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी कृतियां होती हैं। सही है, आगे देखेंगे। देखिए आगे बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरियोग के नाम से इनको जाना जाता है। सही है। जन्म स्थान प्यारे बच्चों इनका आजमगढ़ है और पिता इनके माननीय भोलानाथ जी हैं। सही है। देखिए प्रिय प्रवास इनकी रचना है, अधिकिला फूल इनकी रचना है, रस कलश इनकी रचना है, वैदेही वनवास और चौखे चौपदे। देखिए वैदेही वनवास मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी है? तो आप कहोगे सर हरियोग की है। ध्यान रखना, प्रिय प्रवास की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, देखिए हिंदी में जितना भी पहला है या प्रथम है उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़िए, क्योंकि हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको कम समय में भारी मात्रा में कराऊंगा। चलिए आगे आ जाइए। अगली आ गई हमारी मीराबाई जी। कौन आ गई? मीराबाई जी। तो देखिए मीराबाई की बात करूं तो प्यारे बच्चों मीराबाई जन्म इनका कुड़की जो अब पाली में पड़ता है, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, पिता इनके रतन सिंह राठौर जी हैं। सही है। राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और फिर देखिए गीत गोविंद भी इनकी एक रचना है। तो राग गोविंद, गीत गोविंद हो गई और गोविंद टीका भी हो गई और राग सोरठा भी है। मीरा की मल्हार हैं और फुटकर पद। तो ये प्यारे बच्चों किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहोगे कि ये आपकी मीराबाई जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इमेज में आप यहाँ पर देख रहे हो। चलिए आगे देखिए, बात करेंगे। अगली बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए प्यारे बच्चों इनके जन्म स्थान जो है वो रायबरेली है। कहाँ है? तो रायबरेली। पिता इनके राम सहाय हैं। कौन है? राम सहाय। देखिए रचनाओं के तो संपत्ति शास्त्र, ठीक है, विक्रमादेव चरितचर्या, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और ऋतु तरंगनी, ये किसकी रचनाएं? तो सारी ये आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अब देखिए विनय विनोद, गंगा लहरी, वेड़ी संहार और आपका रघुवंश, कविता कलाप, सुमन, ये भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। यहाँ की तो टोटल रचनाएं आप याद रखना। अब याद रहे संपत्ति शास्त्र जो है प्यारे बच्चों, संपत्ति शास्त्र यह अर्थशास्त्र संबंधी हिंदी की पहली पुस्तक है। अर्थशास्त्र से संबंधित हिंदी की पहली पुस्तक किसकी है? तो कहोगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नाम क्या है? तो संपत्ति शास्त्र नाम है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों तो अब हम बात करेंगे एक छोटे से प्रैक्टिस सेट की। तो यहाँ पर जो हमने पीछे रचनाएं की हैं तो पीछे रचनाएं कर लिया। अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं जो आपके आगामी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? क्या मतलब कि इनमें से आपको एक बताना है कि छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब आगे जो है इसमें छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है। पहले नंबर पे तो आपको निराला दिख ही रहे हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला। दूसरा आप यहाँ पर कौन सा देख पा रहे हो? दूसरा देख रहे हो आप सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा आपके पास क्या है? जो जयशंकर प्रसाद। चौथा आपका क्या है? महादेवी वर्मा। तो ये जो 4 के चारों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये चारों जो है छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इन कवियों को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख प्रणेता माना जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में रश्मि लोक के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों चाहे रश्मि रथी आ जाए चाहे रश्मि लोक आ जाए, आप इसका उत्तर क्या लगाओगे? तो लगाओगे आप रामधारी सिंह दिनकर। कहने का मतलब ये जो कृतियां हैं वो प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्या कहा मैंने? चाहे रश्मि लोक चाहे रश्मि रथी। देखिए रश्मि रथी ये दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें महाभारत के जो एक पात्र हैं प्यारे बच्चों कर्ण के जीवन का चित्रण दिखाया गया है। ठीक है ना, किसके जीवन का चित्रण? कर्ण के। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा आप, क्या समझना? ये देखो और रचनाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि एक उर्वशी है,
कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, हाहाकार है, ये सारी रचनाएं भी जो है प्यारे बच्चों आपकी किसकी हैं, दिनकर की हैं, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। ठीक है, वैसे तो और भी रचनाएं, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, हाहाकार मैंने बता दिया, चक्रव्यूह और आपका आत्मजयी। ठीक है, परशुराम की प्रतिज्ञा भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कौन सी बताई मैंने, परशुराम की प्रतिज्ञा। अब परशुराम की प्रतिज्ञा जो रचना है, इस रचना में वर्णन किसका किया गया है, तो याद रखना जो परशुराम की प्रतिज्ञा रचना है, इसमें जो है भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। ठीक है, किसमें, तो भारत और चीन के युद्ध में। याद रखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और चीन के युद्ध में जो वर्णित काव्य है या जो है पृष्ठभूमि है वो किसने लिखी है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। क्या नाम है उसका, तो परशुराम की प्रतिज्ञा नाम है। तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है प्यारे बच्चों, आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो आप ये तो साफ समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है क्या, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में ही तो महाभारत हुई थी। कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी, महाभारत हुई थी। इसीलिए प्यारे बच्चों इसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। ठीक है, काव्य कृति कौन सी है, तो वो है कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है जो महादेवी वर्मा का नहीं है, तो मैं आपको बताऊं नीरजा भी है, रश्मि भी है, वो सॉरी निहार है। ये कौन सा है, निहार। और नीरजा और रश्मि ये तीनों तो हैं। अब बात आई किसकी कि नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, ये वाली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई पल्लव किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर ये तो सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है प्यारे बच्चों, तो आप कहना सुमित्रा नंदन पंत की है। कौन सी, तो पल्लव रचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लोकायतन किस विधा की कृति है, लोकायतन किस विधा की कृति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो है प्यारे बच्चों आपके प्रबंध काव्य की। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। एक बात आप याद रखना है यहाँ पर कि प्यारे जो प्रबंध काव्य को ही महाकाव्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाकाव्य भी बोला जाता है। किसे, तो आप कहोगे सर जो है आपका प्रबंध काव्य को। अब मैंने क्या कहा, लोकायतन किस विधा की कृति है, तो आप कहोगे महाकाव्य की है। तो लोकायतन वर्णन अगर मैं कहूंगी किस लेखक कौन है इसके, तो आप कहोगे सर इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चित्राधार किस कवि की कृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चित्राधार किसकी कवि किसकी कृति है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की कृति है। और याद रहे चित्राधार का पहला प्रकाशन, कहने का मतलब है जो इसका फर्स्ट प्रकाशन हुआ था वो 1918 में हुआ था। कहने का मतलब 1918 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और याद रखना इसकी बोली क्या है, बोली पूछ सकता है चित्राधार की, तो बोली प्यारे बच्चों ब्रज है। ठीक है, कौन सी बोली है, तो ब्रज बोली है। प्रकाशन का मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रकाशन इसका जो हुआ था 1918 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 परिमल किसकी काव्य रचना है, परिमल किसकी काव्य रचना है। 9 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कहने का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 कुकुरमुत्ता। देखिए मैंने पीछे बता रखा है आपको ये सारी रचनाएं। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, कुकुरमुत्ता कविता जो लिखी गई है वो निराला के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है। गीत गुंज किसकी रचना है, तो निराला की ही है। ठीक है, किसकी है, निराला की ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है, मतलब जो बालकृष्ण शर्मा का नवीन कृत काव्य है इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम विस्पाई जन्म के। ठीक है, या हम विस्पाई जन्म के। प्यारे जो ये 1964 में, कब, तो 1964 में क्या हुई थी, प्रकाशित तो हुई थी। कब प्रकाशित हुई, तो 1964 में प्रकाशित हुई। एक बात ध्यान रखना ये इनकी मरणोपरांत की रचना जो है प्रकाशित हुई थी, मतलब मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात और भी इनकी रचनाएं जो है जैसे कुमकुम, क्या कुमकुम इनकी ही रचना है। किसकी, तो बालकृष्ण वर्मा की। ये मैंने पीछे नहीं बताया था। ठीक है, दूसरा रश्मि रेखा
कौन सी रेखा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे रश्मि रेखा इनकी ही रचना है, ठीक है। फिर देखिए उर्मिला, एक रचना प्यारे बच्चों इनकी उर्मिला भी है, ठीक है, उर्मिला एक रचना इनकी भी है। अब देखिए और क्वासी, क्वासी एक रचना, क्या नाम है इनका? क्वासी। तो ध्यान रखना ये 4 रचनाएं और बता दिए, हम विस्पाई जन्म के भी हो गई। तो बाल कृष्ण शर्मा की 4 रचनाएं आप यहाँ पर देख लिए, क्या? कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला और क्वासी, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। इसका प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो 1964 में। कौन सा? तो हम विस्पाई जन्म के, ठीक है। फैक्ट समझ में आ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? कह रहा है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? देखिए आधुनिक मीरा की अगर मैं बात करूं तो पहले जो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब है आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है महादेवी वर्मा का 1907, कहने का मतलब 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे सर फर्रुखाबाद में हुआ था। हालांकि पीछे मैंने बताया है सारी चीजें कि जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। क्या रीजन है? देखिए ये छायावाद युग की कवि हैं। कौन से? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे छायावाद युग के एक महान कवियों में से एक है। एक बात ध्यान देना, इनकी जो काव्य रचना है उनमें जो है विरह, वेदना और भावनात्मक गहनता है, जिसकी वजह से इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। कहने का मतलब सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार कहा जाता है। रीजन क्या है, इन्हें ये उपाधि क्यों मिली है? उनकी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत और सुंदर जो है चरित्र चित्रण किया गया है, और उनकी रचनाओं में प्रकृति के तत्वों की सुंदरता को गहराई से व्यक्त किया गया है, इसीलिए जो है कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहोगे मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो याद रहे मधुशाला का जो प्रकाशन हुआ है 1935 में, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये रचना किसकी है? पीछे मैंने बताया, तो आप कहोगे सर हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है ये? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो भाई साहब अमिताभ बच्चन के पप्पा हैं। किसके पप्पा हैं? अमिताभ बच्चन के पप्पा हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार भी हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन आपका बी काम करेगा, ऑप्शन आपका जो है प्यारे बच्चों बी काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक अंचल है प्यारे बच्चों। अपराजिता के लेखक कौन है? अंचल। याद रहे अपराजिता केवल एक रचना नहीं है, अपराजिता केवल एक की रचना नहीं है कि केवल आप ये नहीं कह सकते हो अंचल की रचना है। इसके 3 फैक्ट है प्यारे बच्चों, यहां पर आप इसको समझिएगा। 3 फैक्ट क्या है आप इसको यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहां पर मैंने वर्णित किया है साफ साफ, अपराजिता के 3 फैक्ट क्या है। देखिए शिवानी का अगर पूछता है, शिवानी का पूछता है तो प्यारे बच्चों आपका संस्मरण लगाना है। क्या लगाना है? संस्मरण। शिवानी का जो है संस्मरण है। वहीं रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रामेश्वर शुक्ल अंचल पूरा नाम है इनका है। ये काव्य संग्रह अगर चतुर्सेन का पूछेगा तो उपन्यास आएगा। क्या? अपराजिता। अपराजिता की 3 रचनाएं हैं, ठीक है। एक का संस्मरण है, एक का काव्य संग्रह और एक का उपन्यास है। गड़बड़ मत करना, इसीलिए मैं हर बात को पूर्ण रूप से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। क्या अपराजिता के 3 लेखक हैं, शिवानी, रामेश्वर शुक्ल और रामेश्वर शुक्ल अंचल और आपका चतुर्सेन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, पुष्प की अभिलाषा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी। कहने का मतलब ऑप्शन ए काम करेगा। पुष्प की अभिलाषा नामक एक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सर एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? तो आप कहोगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य विजय किसकी रचना है? ठीक है, कि मौर्य विजय किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन आपका जो है बी काम करेगा। देखिए मौर्य विजय सिया राम शरण गुप्त की रचना, ये एक प्रसिद्ध महाकाव्य कृति है या काव्यात्मक कृति है, जो मौर्य सम्राट के सम्राट अशोक के बारे में जो है बताती है। किसके बारे में बताती है? मौर्य सम्राट थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक के बारे में, ठीक है। चलिए 20 आ जाओ, 20, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? पीछे बता चुका हूं मैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा जी की है। कौन सी? तो बच्चों द्रौपदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। कौन सी ऐसी कृति है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीप शिखा। दीप शिखा सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, और ये तीनों जो है ये प्यारे बच्चों आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई दीप शिखा बता दो किसकी रचना है, तो आप तुरंत क्या कहोगे? महादेवी वर्मा की है। किसकी है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे महादेवी वर्मा की दीप शिखा है, और ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। गीत काव्य का एक संग्रह जो छायावादी युग की एक प्रमुख काव्य कृति है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? छायावाद कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। क्या छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो आप कहोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मतलब जो है कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। क्या है? रबड़ छंद या केचुआ छंद। ठीक है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो आप कहोगे झरना। झरना जो है प्यारे बच्चों छायावाद की पहली रचना है। और याद रखना इसमें एक अपवाद है, अगर आपको झरना ऑप्शन में ना मिले तो आप लगाओगे भाई साहब कुर्री के प्रति। क्या लगाओगे? कुर्री के प्रति, क्योंकि कुछ विद्वान कुर्री के प्रति को भी छायावाद की पहली रचना मानते हैं। ये है किसकी प्यारे बच्चों? ये कुर्री के प्रति है किसकी? तो आप राइट आंसर लगा देना इसमें मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे कुछ लोग इसको मानते हैं, और ठीक है, और कुछ और भी जो हैं वो मानते हैं कि भाई ऐसा है कि निराला की है। किसकी है प्यारे बच्चों? निराला की। कौन सी? तो जूही की कली। जूही की कली, जूही की कली, जूही की कली। अब ध्यान देना जूही की कली का वो जो है छंद क्या है? तो मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद में लिखी हुई है जूही की कली, क्योंकि जब मुक्तक छंद आप पढ़ोगे या छंद का वर्णन करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप इसमें अपवाद में भी ध्यान देना।